वेलकम टू दिस लेक्चर गाइस। तो हमने एड्रेसिंग मोड सारे पढ़ लिए हैं अब यूनिट 2 में। और यूनिट 2 में अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट की। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट में एक वर्ड आ रहा है इंस्ट्रक्शन, हमें पहले इसे समझना पड़ेगा, फिर ही हम आगे की चर्चा कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो इंस्ट्रक्शन आपका दो चीजों से बना हुआ होता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा ऑप कोड और दूसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा ऑपरेंड। ऑप कोड कि आपको क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, और वो ऑपरेशन किस पर परफॉर्म करना है। तो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड में मिलेगा, और फिर वो ऑपरेशन आपको किस डेटा पर परफॉर्म करना है वो डेटा आपको मिलेगा इसके ऑपरेंड पार्ट में। इसको समझने के लिए एग्जांपल समझ लेते हैं। तो हम बार बार मूव इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, ऐड इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, तो ऐड इंस्ट्रक्शन से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जैसे एक इंस्ट्रक्शन लिखा ऐड, इसके बाद में मैंने लिखा ax कॉमा मैंने लिखा bx। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ऐड लिखा हुआ है तो ये क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। अब एडिशन परफॉर्म करने के लिए दो या दो से ज्यादा नंबर्स चाहिए, तो यहां पर दो ही नंबर पॉसिबल हैं। दो नंबर्स आपको कहां से मिलेंगे, जो भी कंटेंट AX के अंदर है और जो भी कंटेंट रजिस्टर BX के अंदर है वो आपके हो जाएंगे ऑपरेंड्स। तो आप ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड। तो ऐड क्या हो गया आपका, ऑप कोड। और आप ये एडिशन किस पर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन दीज टू रजिस्टर्स, जो कि हैं आपके रजिस्टर AX और आपका रजिस्टर BX। तो AX और BX आपके हो गए ऑपरेंड या ऑपरेंड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो अब मैं एक और वर्ड लिख दे रहा हूं कि इंस्ट्रक्शन और साथ में इंस्ट्रक्शन सेट। कोई भी प्रोसेसर, हम जैसे यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर है हमारे पास में, 8086। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसेसर हैं। इंटेल 8086 है, फिर 80186 है, 286 है, 386 है, पेंटियम है, और आज के जमाने में इंटेल i5 है, i7। ये सभी प्रोसेसर्स में कुछ एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ये प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। तो ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो बहुत ही सिंपल सा है। लेट्स से 100 इंस्ट्रक्शंस मेरा कोई भी प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। तो वो कौन कौन से 100 इंस्ट्रक्शंस है जो मेरा प्रोसेसर समझ पाएगा, जो मेरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर पाएगा, उन 100 इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को मैं बोलूंगा इंस्ट्रक्शन सेट। अब एक और बात आती है कि आप प्रोसेसर को कैसे समझाएंगे कि कैसा क्या इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करना है। तो कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जो प्रोसेसर समझता होगा। तो हमें पता है कि कोई भी प्रोसेसर जो है वो एक डिजिटल मशीन है, और क्योंकि प्रोसेसर एक डिजिटल मशीन है तो वो क्या समझेगा, बाइनरी समझेगा। तो वो समझेगा 0 या 1 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को समझेगा, डिजिटल लैंग्वेज को समझेगा। जब भी हम इस डिजिटल लैंग्वेज को, इस बाइनरी लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो कोई भी प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि इंसानों को ये मशीन लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ह्यूमंस के लिए हमारे पास में एक और लैंग्वेज है जो जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारे पास में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये प्रोसेसर तो नहीं समझेगा। तो इन हाई लेवल लैंग्वेज को हम, एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। जैसे कि पाइथन के लिए यूज होगा तो इंटरप्रेटर यूज होगा, बाकी लैंग्वेजेस C++ और जावा के लिए आपका कंपाइलर यूज होगा। तो कंपाइलर का काम होगा कि इन हाई लेवल लैंग्वेज को, जिसमें कि आपके बहुत ही इजी से कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, इफ होता है, एल्स होता है, वाइल होता है, फॉर होता है, इस तरीके के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है
कि बहुत सारे कंपाइलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक ही प्रोग्राम आप लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम को जब आप अलग कंपाइलर पर कंपाइल करेंगे या उसका टारगेट प्रोसेसर, जैसे 8086 की बजाय हमने कोई दूसरा प्रोसेसर ले लिया, जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो जो मशीन कोड जनरेट होगा ये हर बार अलग अलग जनरेट होगा। तो अलग प्रोसेसर के लिए, अलग कंपाइलर के लिए जो मशीन कोड जनरेट होता है फॉर अ आइडेंटिकल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, फॉर अ आइडेंटिकल सी प्रोग्राम और C++ प्रोग्राम, अगर कंपाइलर चेंज किया या प्रोसेसर चेंज किया तो आपका मशीन का कोड चेंज हो जाएगा, मशीन कोड चेंज हो जाएगा। अब अगर मशीन कोड चेंज हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर मशीन कोड चेंज हो जाता है तो हमारा प्रोग्राम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, वो स्पेस की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। तो लेट से एक बार जब इसने कन्वर्ट किया तो 1 किलोबाइट का प्रोग्राम जनरेट हुआ। दूसरी बार किसी दूसरी मशीन पर या दूसरा कंपाइलर यूज करके हमने सेम प्रोग्राम को कंपाइल किया तो हो सकता है वो 1 किलोबाइट की जगह 1.1 किलोबाइट हो जाए, 1.2 किलोबाइट हो जाए। तो ऐसा थोड़ा बहुत चेंज हमेशा पॉसिबल है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक तो मेमोरी का फुटप्रिंट चेंज हो ही रहा है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट चेंज हो ही रही है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही मशीन कोड चेंज हो जाता है तो टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वो भी चेंज आपका हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर, वो आपकी होती है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में एक वर्ड में यूज करने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं निमोनिक। निमोनिक वर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा वर्ड जो इंग्लिश जैसा ही हो। जैसे कि अभी हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस देखे थे, पिछले वीडियो में आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे, एड्रेसिंग मोड में आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे। जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन था आपका मूव। अब मूव कोई इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, इसका मतलब हमेशा क्या हो रहा है कि हम कोई मूवमेंट करा रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा ऐड, जो रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। आप आगे देखेंगे सब्सट्रैक्ट, जिसके लिए आपका निमोनिक होता है SUB। ऑब्वियसली ये देख के पता चल रहा है कि सब्सट्रैक्ट के लिए है। मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है आपका MUL। डिवीजन के लिए आपका होता है DIV। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा कि निमोनिक वर्ड का क्या मीनिंग है। हमारे पास में इंग्लिश जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग शायद नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप इजीली, ह्यूमंस जो है इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है। तो हम असेंबली लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमंस को समझ में आती है, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में तो 1-to-1 कन्वर्जन होता है। 1-to-1 कन्वर्जन का ये मतलब है कि अगर ये असेंबली लैंग्वेज मैंने लिखी है 8086 प्रोसेसर के लिए, तो जब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं असेंबली लैंग्वेज में तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रोसेसर को टारगेट डिवाइस लेकर ही लिख पाऊंगा मैं। और जब भी मैं ऐसा लिखता हूं तो उसके लिए जो मशीन कोड जनरेट होगा वो हमेशा आइडेंटिकल मशीन कोड जनरेट होगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर टूल यूज चेंज कर भी रहे हैं तो भी जो असेंबली लैंग्वेज से आप मशीन कोड में जो बाइनरी जनरेट होगी वो एग्जैक्टली सेम साइज की होगी, वो एग्जैक्टली सेम बाइनरी जनरेट होगी। यानी उसमें मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, यानी टाइम टू एग्जीक्यूट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो फॉर अ मशीन, अगर मशीन के पर्सपेक्टिव से हम देखें, कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सबसे अच्छी लैंग्वेज उसके लिए है मशीन लैंग्वेज, जो उसको सीधा सीधा समझ में आती है। लेकिन अगर मैं जीरोस और वन में किसी प्रोग्रामर को बोलूंगा, किसी ह्यूमन को बोलूंगा कि एक आप प्रोग्राम लिखिए जो कि सिर्फ जीरोस और वंस में होगा, तो वो ह्यूमन हाई चांसेस हैं कि उस प्रोग्राम में कोई ना कोई गलती कर देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है हाई लेवल लैंग्वेज की, जो ह्यूमंस के लिए बहुत आसान है लेकिन उसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो दोनों के बीच में हम एक ग्राउंड पे मिलते हैं, मिडिल ग्राउंड पे मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, जहां पे आपका 1-to-1 कन्वर्जन होता है। लेकिन इसकी भी अपनी प्रॉब्लम है कि आपने अगर एक असेंबली का कोड लिखा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर या पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर के लिए आपने लिखा होगा। जब भी आप आपका टारगेट प्रोसेसर या कंट्रोलर चेंज करेंगे तो आपका असेंबली कोड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज में
आपको पूरा कोड नहीं चेंज करना पड़ेगा, कुछ एक चेंजेस आपको वहां भी करने पड़ेंगे, लेकिन पूरा का पूरा कोड आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन के बारे में। ये हो गया कि हमारे पास में कौन कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है जिससे हम हमारे प्रोसेसर को प्रोग्राम कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। अब बात आती है, हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शन सेट। किसके लिए पढ़ रहे थे हम? फॉर अवर 8086, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, तो 8086 प्रोसेसर के लिए हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं? तो हमारे 7 कैटेगरीज में हमने इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आपका है पहला डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपके इस तरीके के इंस्ट्रक्शन होंगे। मूव इंस्ट्रक्शन होगा, पुश इंस्ट्रक्शन होगा, जिसमें आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। अगली कैटेगरी आपकी इंस्ट्रक्शन सेट की है, वो है आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आपको ये वाले इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जहां पे आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी जो है आपकी, वो है आपकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में आप परफॉर्म करेंगे बिटवाइज एंडिंग, बिटवाइज एंड ऑपरेशन, बिटवाइज और ऑपरेशन। इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में आपको एरे से रिलेटेड हम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूं, लेकिन ये आपने अभी तक देखे नहीं है, तो आपको वहीं पर समझ में आएंगे। जैसे एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होता है आपका मूव एसबी, विच स्टैंड्स फॉर मूव स्ट्रिंग बाइट। तो आप एरे पर जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको वहां हेल्प करेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद में आपके आ जाएंगे कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमने कुछ एड्रेसिंग मोड में समझे हैं। तो एक कंट्रोल ट्रांसफर आपका होता है जंप इंस्ट्रक्शन। तो जंप की तरह ही कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वहां पर हम समझेंगे कि कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद में आपके आते हैं फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। तो यूनिट 1 में हमने फ्लैग रजिस्टर पढ़ा हुआ है। फ्लैग रजिस्टर में बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि जीरो फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, डायरेक्शन फ्लैग होता है, ट्रैप फ्लैग होता है। तो इन फ्लैग की वैल्यूज को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, और बेसिकली हम प्रोसेसर फ्लैग्स की बात करें, जिनको हम प्रोसेसर को जिससे कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा डायरेक्शन फ्लैग हो गया, ट्रैप फ्लैग हो गया, इंटरप्ट फ्लैग हो गया, इन फ्लैग्स की वैल्यू को आप कैसे सेट या रीसेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में। लास्ट जो हमारा कैटेगरी है वो है हमारी प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। तो हम प्रोसेसर को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और वो हमको दिखाई देंगे प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में। जैसे कि एक उसमें इंस्ट्रक्शन होता है टेस्ट इंस्ट्रक्शन, एक आपका आ जाएगा वेट इंस्ट्रक्शन। तो कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोसेसर पर सीधा सीधा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन उसका एग्जांपल होता है, जो प्रोसेसर की स्टेट को कंट्रोल करेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो इस पूरे वीडियो में हमने सबसे पहले समझा है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ऑपकोड और ऑपरेंड समझा है हमने। इसके बाद में हमने समझा है कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है, वो आपका होता है इंस्ट्रक्शन सेट। इसके बाद में फिर हमने समझा है 3 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने समझने की कोशिश करी। तो हमारे पास में पहली कैटेगरी है मशीन लैंग्वेज की, थर्ड कैटेगरी हमारे पास सीधी है हाई लेवल लैंग्वेज की, और इन दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। और हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में असेंबली लैंग्वेज पर फोकस करेंगे। तो जो भी प्रोग्राम हम आगे लिखने वाले हैं इस यूनिट में भी और आगे फॉलोइंग यूनिट्स में भी, वो सभी प्रोग्राम्स आपको असेंबली लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे। लास्ट में हमने देखा है कि हमारे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, किस किस कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड करते हैं, ये हमने समझा है। अब आगे वाले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको हर एक कैटेगरी से हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। जैसे हम शुरू करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से, और उस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैटेगरी में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो हम यहाँ पे ब्रीफली पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में हम मिलेंगे। थैंक यू।